Yesterday's class was about introducing Indian epics. हम महाभारत का जो टेक्स्ट है जिसमें 3 बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उसको इंट्रोड्यूस किया हमने, और वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ये जो एपिक है इसमें क्या स्टोरी है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या डिफरेंसेस हैं यूरोपियन क्लासिकल एपिक से, क्योंकि इसमें कोई एक सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, हीरो नहीं है। जो हमने ओडिसी में ओडिसियस के ऊपर फोकस देखा, ओडिसियस इज द पाइवट, केंद्र बिंदु है वो पूरी एपिक का। और हमें ये पता है कि महाभारत में अगर सिंगल सब्जेक्ट है लेकिन उसने बहुत सारे एपिसोड्स को जोड़ा हुआ है, राइट। एक स्टोरी है जो मेन स्टोरी है जिसने कि बहुत सारी घटनाओं एपिसोड्स को कनेक्ट किया हुआ है। सो ये जो एपिक है स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, 18 बुक्स में डिवाइडेड है। जैसे हम उधर ओडिसी को देखा, दैट इज ऑल्सो अ लेंदी लॉन्ग नैरेटिव। तो वी हैव, जैसे बुक्स को हम पर्व में डिवाइड करते हैं। कैसे जो बुक्स के नाम हैं, एक बुक है जो हरि की वंशावली के बारे में बताती है, जीनोलॉजी बताती है ना, और कृष्ण के लाइफ के साथ जुड़े हुए बुक्स पर्व्स हैं महाभारत में, इसीलिए उनको पर्व के तौर पे बोला जाता है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके आगे कुछ नहीं, सभी बुक्स में आगे सब जैसे यूनिट में सब यूनिट होते हैं, तो बुक्स में भी आगे पार्ट्स हैं। तो हर एक पर्व का अपना स्ट्रक्चर है। शुरू, जैसे हमने पहले भी कहा कि बिगिनिंग है उसकी, एंडिंग है, कुछ एक्शंस चल रहे हैं जिससे कि वो कनेक्टेड है। एक्शन तो होंगे ही ना, तभी वो स्टोरी जो है कंप्लीशन में आती है। तो वी हैव जो बुक्स हैं वो 18 बुक्स। आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है। तो सब में क्या है, दोहे हैं, ठीक है। दोहे को इंग्लिश में कपलेट कहते हैं। दोहे मीन्स 2 लाइन्स में कंप्लीट थॉट आ जाता है, ठीक है। विराट पर्व है, सो उद्योग पर्व, दीज आर द नेम्स ऑफ द बुक्स। भीष्म, द्रोणा, कर्ण, शल्य, so these are the names जो कि इसका स्ट्रक्चर बनते हैं। बट हमने जो जो डिटेल हमें पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर कि कैसा स्टोरी का स्ट्रक्चर है, नैरेटिव कैसा है इस एपिक में। महाभारत की जब बिगनिंग है तो वहां पे, क्योंकि ये कहानी उन शाही किंगडम से जुड़ी हुई कहानी है, राइट। सक्सेशन को लेके लड़ाई है, इनहेरिटेंस को लेके लड़ाई है। तो शुरुआत में कोई रॉयल कोर्ट्स नहीं दिखाए गए, है ना। रॉयल कोर्ट्स मतलब किंग्स से जुड़े हुए जो शाही दरबार हैं, जो कि बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल सेटिंग बनेंगे इस एपिक की। और वहां पे हम देख रहे हैं कि पूरी पूरी डायनेस्टीज का स्ट्रगल है। और शुरुआत लेकिन इस महाभारत के एपिक की कहाँ से हो रही है। कहानी जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो किंग्स के हैं, और लेकिन शुरू कहाँ से हो रही है, आश्रम से शुरू हो रही है, जहाँ पे कुछ ऋषि साधु सब इकट्ठे होके एक रिचुअल, रीति रिवाज जो यज्ञ के होते हैं उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे जो उग्रश्रव हैं जो कि कवि हैं, जो जिनको कि सभी जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप ना हमें, वहाँ एक जंगल है निमेसा का जंगल, जहाँ पे उनको बोला है कि आप ना कुछ बहुत लेंदी सी हमें कहानी सुनाओ, ये जो भरत के साथ सारा उनका वंश है उसके बारे में उनकी स्टोरी सुनाओ। ये उनको रिक्वेस्ट किया है। ये वही है जो पहले वैशंपायन नाम के जो जिन्होंने रिसाइट की थी, ज्ञानमग्गे जो राजा हैं उनको सुनाई थी वैशंपायन ने। तो जो हमने बिल्कुल बिगिनिंग में फीचर्स किए थे कि एपिक्स जो हैं वो उस ओरल ट्रेडिशन का पार्ट है, जहाँ पे ओरली मौखिक
रूप से कहानियों को म्यूजिक की हेल्प से, लय की हेल्प से, रिदम की हेल्प से आगे आगे जनरेशन्स टू जनरेशन्स सुनाया जाता है। तो इससे जो है कहानी को एक सेटिंग मिलती है। और हम सब ये मानते हैं, सबको पता है कि व्यास ने, ऋषि व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। और ये माना जाता है कि ऋषि व्यास जो हैं वो इनकारनेशन थे भगवान के, शायद इसीलिए उन्होंने सभी इवेंट्स को देखा है, जैसे कि कोई आई विटनेस, कोई सामने देख रहा है, वैसे उनको सब पता था। तो ये माना जाता है कि उन्होंने पहले अपने शिष्यों को ये कहानी सुनाई, ठीक है। और जब पहले टेक्स्ट, किसी धार्मिक टेक्स्ट को पढ़ा जाता था, तो वो हमेशा गुरु जो है अपने शिष्यों को सुनाते थे। उससे पहले जब धरती पे आए तो जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को सुनाते हैं। तो जब वो गॉड्स और गॉडेसेस से जुड़े हैं तो वहां पे नारद हैं जो कम्युनिकेटर हैं, और नारद जो हैं वो सभी देवताओं को सुनाते हैं। So these are the beliefs कि कैसे जो है ये कहानी अष्टदेव वाले जो हैं उन्होंने अपने पूर्वजों को सुनाई, उनके बेटे शुक ने गंधर्वों को सुनाई। ये जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, ये सब जो हैं ये अलग अलग क्रीचर्स की, जैसे हम उधर पढ़ रहे थे यूरोपियन क्लासिक्स जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि कुछ ऐसे एपिक्स में क्रीचर्स हैं जिनको सुपरनैचुरल एलिमेंट्स मानते हैं, उसका हिस्सा है। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखा कि यक्ष का भी जिक्र है वहां पे, जब हम मेनका जैसे क्रीचर्स जो कि अप्सराएं हैं, निम्फ्स हैं, उनका जिक्र करते हैं। सो वी हैव गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ये सब वो क्रीचर्स हैं जो हमारी अपनी मिथ्स, इंडियन मिथ्स में हमें बहुत सुनने को मिलता है। फिर वैशंपायन ने पहली बार किसको सुनाया? ह्यूमन बींग्स को सुनाया। ये सभी हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड्स में, उनकी बुक्स में ये सब व्याख्यान मिलता है। ये व्यास जी के ही शिष्य थे वैशंपायन, जिन्होंने ये कहानी एक राजा को सुनाई। वो राजा जो अभिमन्यु के ग्रैंडसन थे, परीक्षित के बेटे थे, ज्ञानमय। सो वी सी की सबसे पहले जो हस्तिनापुर है, क्योंकि यहीं पे तो सारी सेटिंग थी ना, तो हस्तिनापुर के जो राजा हैं, तो ही वांट्स टू नो कि मुझे मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजों के बारे में बताइए आप। तब वैशंपायन महाभारत की कहानी सुनाते हैं उनको, उस पूरी सभा में जो उनके उस राज दरबार में सभा इकट्ठी हुई है। वो जो नागाओं का एक सेक्रीफाइस है, उसमें एक रिचुअल के तौर पे वो सुना रहे हैं। तो जो कहानी वैशंपायन ने सुनाई वो फिर आगे उग्रश्रव ने सुन ली, जो कि उसके बेटे थे वहां के बार्ड के। तो दैट मीन्स ऐसे आगे 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 वो कंटिन्यू होती रही। उन्होंने कुछ साधुओं के ग्रुप को सुनाई, है ना, जो कि उस रिचुअल में जो 12 साल से चल रहे उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। सो वी सी महाभारत जो है एक ऐसी एपिक नैरेटिव है, बड़े ऊंची स्वर में सुनाई जाती है उग्रश्रव के द्वारा, ठीक है। और वैशंपायन ने भी नरेट की इनको, लेकिन जब उग्रश्रव ने नरेट की तो जैसे कोई फर्स्ट नैरेटर होता है, फर्स्ट नैरेटर मतलब जैसे हम इसको कहानी को सुनाते हैं, आई डिड, आई, ठीक है। सो वी सी की जब हम सेकंड नैरेटर के तौर पे देखते हैं वैशंपायन को, हमें संजय भी याद हैं जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि वो युद्ध कैसे हो रहा है, एक एक स्टेप सुना रहे हैं, है ना। तो वी सी की वैशंपायन जब सुना रहे हैं और संजय जब सुना रहे हैं, तो ये कितने नैरेटर्स आ गए हैं। कहानी सुनाने वाले को तो कहते हैं ना नैरेटर्स, तो हम क्या देख रहे हैं? कहानियों में कहानियां, कहानियों का भरमार है एक कहानी में। क्यों आगे कहानी? क्योंकि जब कोई नैरेटर, जब कोई कहानी सुनाने वाला सुनाता है तो वो अपने दृष्टिकोण से स्टोरी को सुनाता है। सो दीज आर द इश्यूज। हम इसको अभी डिटेल में नहीं करेंगे, बट हम जरूर जब हम आगे नॉवेल्स सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पर्सपेक्टिव और टाइप्स ऑफ नैरेटर्स पे तब हम डिटेल में बात करेंगे।
ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम एपिक्स की कहानी को पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, और एक वो एपिक जो जिसकी कहानी सदियों से ओरली एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। वी सी महाभारत जो है वहाँ पे जो भगवत गीता का मैसेज है और वो कैसे फिट इन हो जाता है उस टेक्स्ट में, क्योंकि पहले तो महाभारत जैसे अभी हमने बात खत्म की कि नैरेटिव्स हर एक जनरेशन में है ना। किसी ने अभी हमने कहा वेंचम पायन ने नरेट किया, सो वी हैव डिफरेंट नैरेटिव्स, अलग अलग युगों में जनरेशन में वो सुना रहे हैं। भगवत गीता भी कहीं फिट होती है, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी पुरानी कथाएं जो कि उसमें ऐड होती जाती हैं, जो व्यास जी ने ओरिजिनली सुनाई थी। तो दैट मीन्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस महाभारत में जुड़ी है, वो है कहानी के बीच में कहानी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टोरी विद इन स्टोरी। सो महाभारत जो है एक ऐसा एपिक है जिसमें बहुत सारे नैरेटर्स हैं और बहुत सारे ऑथर्स हैं। जो ओरिजिनली हुआ उसके बाद भी वो कहानी नरेट हुई, हर एक नैरेटर के अकॉर्डिंग उसमें कुछ एडिशन डिलीशन होता रहा है। तो दैट मीन्स जहां पे मैंने ये 5-10 मिनट पहले आपसे बात की ओरल कम्युनिकेशन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम सब की, चाहे हम हरियाणा स्टेट्स की अगर हम कल्चर की बात करें, चाहे हम क्लासिकल कल्चर लिटरेचर की बात करें, ओरल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी सभ्यता संस्कृति का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस मौखिक संवाद में ये है जो युगों से सेम रही है, वो क्या है कि जब अलग अलग ढंग से कहानी को सुनाया जाता है, अलग अलग लोगों द्वारा कहानी को सुनाया जाता है, तो कुछ ना कुछ उसमें उस पर्टिकुलर टाइम पे चेंजेस आते हैं। जहां पे कहानी सुनाने वाला है ना, वो सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस उसमें लेके आते हैं, और फिर डेफिनेटली उसमें चेंजेस से एक अलग क्रिएशन भी होती है। तो हर बार जब एक कहानी को सुनाया जाता है तो क्या होता है, फिर कुछ एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, राइट आप अपने मदर्स को, आप अपने बड़ों को देखते होंगे, वो कुछ रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज को मानते होंगे, तो जो कहानियां उनको उनके बड़े उन्हें सुनाई हैं, जब वो आपको सुनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो चेंज आता ही आता है। सो ये कैसे चेंज आता है, वो कॉन्टेक्स्ट बदलता है ना, टेलर का, सुनने वाले का। ओरल ट्रेडिशन भी इस तरीके से हम ओरल ट्रेडिशन को समझते हैं कि महाभारत को भी इसी ओरल ट्रेडिशन के अंडर बहुत सारे वर्जन्स, बहुत सारे वर्जन मतलब अलग अलग ढंग से उसको बनाया गया। तो फिर रिटन फॉर्म में जब महाभारत को असेंबल और संभाला गया, तो फिर क्या हुआ, उसमें एक स्टैंडर्ड तो रखा गया ना, कि उसमें बेसिक चीजें तो होंगी, ऐसे तो हर कोई उसको बिल्कुल ही चेंज कर दे। तो कुछ स्टैंडर्ड अपनाए गए उस कहानी में, जब उसको रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया। पहले तो वो ऑरली ही चल रहा था, फ्रॉम वन जनरेशन और वन नैरेटर टू दी अदर लिसनर। तो फिर बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, है ना। सो उन्होंने भी कहा, उनमें से एक हिस्टोरियन ने कहा कि महाभारत जो है वो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। कैसे है हमारे पास ये एपिक, ये महाकाव्य, इसमें बहुत कुछ ऐड हो गया है, क्योंकि इतने युगों से वो ट्रांसमिट हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है, आगे आगे चल रहा है। पहले उसको रिसाइट करने वालों ने, फिर उसको लिखने वालों ने अलग अलग जगहों पे लिखी गई, अलग अलग टाइम में लिखी गई, तो चेंजेस तो उसमें आनी ही नेचुरल है। सो इसमें हम इन सब जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने दो चीजें देखी, ओरल कम्युनिकेशन, पार्ट ऑफ ओरल ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन, किसी भी चीज का एक ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट होना, फिर वो काफी युगों से, जनरेशंस, इराज, सेंचुरीज तक आगे ट्रांसफर होते जाना, है ना, और फिर उसमें कुछ कुछ एडिशंस हो जाना, लेकिन बहुत ज्यादा एडिशन होके वो अपना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो गया, हाँ लिटिल एडिशंस आर डेफिनेटली देयर। और जब हम ओरल ट्रेडिशन, ओरल लिटरेचर को समझते हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान ने उसमें एडिशन की, ये तो एक कलेक्टिव ओनरशिप हो जाती है पूरी कम्युनिटी की, पूरी संप्रदाय की, जो कि उसमें कुछ कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग से एडिशन करते हैं।
और इन्हीं सब चीजों को हम फोक लिटरेचर के अंडर समझते हैं। ओके, तो जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसे टर्म्स पता होने चाहिए जैसे फोक टेल्स, फेबल्स, है ना, पैराबल्स। तो फोक टेल्स मतलब जिसे हम समझते हैं कि लोक कथाएं, वो कथाएं जो लोगों की साइकी, उनकी उनकी पर्सपेक्टिव्स, उनके दृष्टिकोण का हिस्सा बन जाती हैं और फिर वो आगे ट्रांसफर की जाती हैं, है ना, बड़ों से छोटों को सुनाई जाती हैं, राइट। फिर ऐसी स्टोरी भी है हमारे पास जिनको फेबल कहते हैं। फेबल क्या होता है? फेबल होता है बहुत छोटी कहानी जिसमें कि कोई ना कोई एक लेसन होता है, कुछ ना सीखने को एक मैसेज मिलता है, हमेशा कोई मॉरल मैसेज। और इसमें और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है फैबल्स में, हमेशा जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स एनिमल्स इसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं। तो एनिमल्स को बोलते हुए दिखाया जाता है। और आपको तो अच्छे से समझ है कि हमारी संस्कृति, इंडियन कल्चर में तो इतनी ऐसी स्टोरीज हैं हमारी फोक टेल्स के अंदर जो फेबल्स हैं। और जब जब उनका ऑब्जेक्टिव, उनका लक्ष्य ही ये है कि कोई मैसेज दिया जाए, है ना, जहाँ पे एनिमल्स के थ्रू कोई मैसेज कन्वे किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? फेबल्स। तो महाभारत में भी ऐसे बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनका मकसद आगे जो नैरेटर्स हैं उन्होंने यही बना दिया था। और पैरेबल्स क्या होते हैं? पैरेबल्स भी छोटी कहानियों को, लघु कहानियों को कहते हैं, जहाँ पे एक कोई पाठ, कोई लेसन सीखने को मिलता है। सो दैट मीन्स भारत जो है, अभी हमने कहा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एलिमेंट है फोक ट्रेडिशन का, है ना। लोक जो लोगों की साइकी, उनकी सोच, उनकी दृष्टिकोण को दर्शाता हुआ। और ये कहाँ से मिलता है हमें? लोगों का, कम्युनिटी का कॉमन जो थॉट है, ये ट्रेडिशन होता है किसी कल्चर का। इंडिया का भी यही कल्चर है, फोक ट्रेडिशन, जो कि ओरल कम्युनिकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसमें कि क्या होता है, एक कहानी को अलग अलग जनरेशन में आगे ट्रांसफर किया जाता है, एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, कुछ हम रीवर्क कर देते हैं, उसको अलग से बना देते हैं, कुछ नई कहानियां बना देते हैं, है ना, शॉर्ट स्टोरीज ऐड कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा, हम जब होमर को पढ़ रहे थे, ग्रीक पोएट जिन्होंने ओडिसी लिखा है, हमने तब भी ये समझा था कि होमर भी ऐसे लिख रहे थे जैसे कि उसको याद किया जा सके। और जब आप किसी चीज को गाकर याद कर सकते हैं, है ना, सो दैट मीन्स उसकी जो लिरिकल क्वालिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को लय में, किसी सेंटेंस को लय में बद्ध कर देते हैं, तो दैट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। तो लिरिकल क्वालिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप उसको गा सकते हैं, जैसे कि कवि गाया करते थे, हमने कहा कालिदास जी राज कवि थे, है ना, उनको जेम्स मानते थे, नवरत्नों में एक माना गया है। तो हर दरबार में बार्ड्स होते थे, कवि होते थे, तो वो जो है उनके पास म्यूजिशियन है ना, और वो उस म्यूजिक के साथ उसको गाते थे। तो ये एपिक्स की बिगनिंग है। फिर बाद में उसको बड़े सिंपल पोएटिक फॉर्म में लिखा गया, जैसे कि महाभारत को लिखा गया, रामायण को लिखा गया है। तो ये सभी कहानियां, लेकिन इनको गा कर जब रिसाइट करके जब सुनाया जाता था, तो वो इजीली रिमेम्बर हो जाती थी। आप सबको भी पता ना, आपको कुछ दोहे याद होंगे, आपको जब आप जैसे हम सबको कुछ बेसिक कॉम्पोजिशन याद हैं, जब हम उनको गा कर, चाहे वो सरस्वती वंदना है, चाहे हनुमान चालीसा है, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न बाय दैट लिरिकल क्वालिटी। तो ये जो फोक टेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा ये हमारे सामने महाभारत को जब हम समझते हैं, तो इसमें वो कहानी किसके बारे में है? कौरवों और पांडवों की तो स्टोरी है ही है। इसमें एक बहुत वास्ट, जैसे कहते हैं ना कि कहानियों का लिटरेचर, ये ऐसा साहित्य है जिसमें कहानियां ही कहानियां हैं। महाभारत अपने आप में बहुत लेंदी है, कितनी स्टोरीज हैं। अगर हम जिक्र करें
फेबल्स की बात करें, जो हम अभी कह रहे थे छोटी कहानियां हैं, तो उसका कुछ कुछ उनका जिक्र है, टाइटल्स हैं, जैसे स्वैन एंड क्रो है, पिजन का सेक्रीफाइस। सो वी सी ये जो सारे ये जो सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये लेसन्स के साथ हैं। जब इनमें एनिमल्स बोलते हुए दिखाते हैं तो ये फेबल है, जब ये सिर्फ लेसन्स को कोई पाठ, कोई सीख, कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो ये पैराबल्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको बताई दिया, फेबल्स जो हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स की को बोलते हुए दिखाते हुए मैसेज दिया जाता है, और पैराबल्स में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं सेंट्रल फिगर, लेकिन उनमें मैसेज तो उनमें भी है। ठीक है, ये बात आपको सबको क्लियर होनी चाहिए। तो इससे हम, जब हम ये चीज देख रहे हैं कि महाभारत में फेबल्स हैं, पैराबल्स हैं, तो हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं कि महाभारत जो है वो अपनी टोन में डायडेक्टिक है। ये शब्द अगर नया है, मैं इसको स्पेल करती हूँ, DIDACTIC, DIDACTIC। डायडेक्टिक का मतलब होता है समथिंग दैट हैज मॉरल एलिमेंट इन इट, जिसमें नैतिकता का पाठ हो। तो महाभारत में हमें डेफिनेटली बहुत ऐसी मैसेजेस हैं जो कि इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को मैसेज देती हैं कि हमें कैसा बिहेवियर, नैतिकता से भरा हुआ हमारा स्वभाव, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो बहुत महाभारत एक मेडिटेटिव, कंटेम्पलेटिव, गहरी सोच से, गहरे मैसेज से, डीप मैसेज से भरा हुआ एपिक है। बहुत ज्यादा फलसफों से भरा हुआ है। जब एक इंसान के पास चॉइस और जोखिम, एडवेंचर को, दो द्वंद है उसके पास, और उसको समझ नहीं आ रहा वो किसकी तरफ जाए, तो ऐसी चीजों में उसको सोल्यूशन मिलता है। और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इस एपिक में, उन सब इश्यूज को डिस्कस किया गया है। जब हमने बिगिनिंग, बिल्कुल लेक्चर्स की बिगिनिंग में भी ये डिस्कस किया था कि कोई भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, लिटरेचर का क्या फायदा है, लिटरेचर का क्या फंक्शन है, तब भी हमने कहा कि हम लिटरेचर के जरिए हम उस पर्टिकुलर समाज को समझ सकते हैं, जिस समाज का विवरण, जिस समाज के कैरेक्टर्स को उस लिटरेचर के पार्ट में, यानर में पोर्ट्रे किया गया है। तो जब हम महाभारत को भी देखते हैं एज एन एपिक, हाँ, ऑल ऑफ अस नो कि जब ऐसा लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं जो ओरल एपिक, जो ओरल लिटरेचर का हिस्सा है, बाद में उसको कहीं सदियों बाद जाकर लिखा गया, सो वी अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो जो रिटन एविडेंस है, जैसे हम कालिदास जी की बायोग्राफी के बारे में कहते हैं कि कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में डिटेल, सो वी आल्सो नो कि एग्जैक्ट डेट तो हम भी नहीं कह सकते महाभारत की। देयर आर मेनी हिस्टोरियंस जो ये मानते हैं कि शायद 1000 BC के अराउंड इसको लिखा गया हो। और कैसी स्टोरी है हमारे सामने, जब हम महाभारत देखते हैं हमें पता चलता है कि वहाँ में 4 वर्ण के बारे में जो हमने समझा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो वर्णों में डिवाइडेड थी उस टाइम पे। क्षत्रिय जो थे बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे समाज का, क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर होती थी वो क्षत्रियों के पास होती थी। और फिर हम सबको पता है कि जो 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 ब्राह्मण है, जिनका सोसाइटी में जो डिवीजन था वो क्या होता था, ब्राह्मण मीन समवन हु हैज अटेन्ड द नॉलेज, है ना। जैसे ब्रह्मा को अचीव, ब्रह्मा को जोड़ा गया है विद दैट क्रिएशन, ब्राह्मण को जोड़ा गया था विद समवन जो एडवाइस करते थे किंग्स को, जो जितने धार्मिक रीति रिवाज थे उनको वही परफॉर्म करते थे। सो ये जो टसल है कि सुप्रीम कौन है, सुप्रीम क्षत्रिय हैं जिनके पास शाही, रॉयल, किंगली पावर होती थी, जो पूरे स्टेट को डिफेंड करते थे, या जो ब्राह्मण्स थे जो कि ट्रेडिशनली रिलीजियस रोल्स प्ले करते थे। सो वी सी कि क्षत्रियों का एक ऐसा सेक्शन है समाज में जिनको क्षत्रिय कहते हैं, जिनका की मोरालिटी, नैतिकता के प्रति बहुत एक ड्यूटी मानी जाती थी कि वो गाइड करते हैं पूरे समाज को। उनको हमेशा ये कहते थे ये क्षत्रियों की ड्यूटी है
क्या ड्यूटी है कि हमेशा हॉस्पिटेबल होना। अब ये एस्पेक्ट देखो बेटे आप, क्योंकि आप लोगों ने ओडिसी पढ़ा है, ओडिसी में भी आपने देखा कि जो हॉस्पिटलिटी है, जो ये अतिथि भव वाली फीलिंग है, किसी के प्रति आदर भाव रखना, है ना, ये क्षत्रियों में भी बहुत ज्यादा है, इंडियन थॉट में भी ये थी कि उनको हमेशा हॉस्पिटेबल होना है ना, और कभी भी किसी को मना नहीं करना कुछ प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई शरण में आया है उसको बहुत हेल्प करनी, किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया है, अच्छा एक्शन किया, उसको कभी नहीं भूलना, यू नो। सो दीज, किसी ने कुछ चैलेंज कर दिया उसके लिए रिफ्यूज नहीं करना, ये वो कोड थे, कॉन्डक्ट थे जो क्षत्रियों के लिए अनिवार्य किए गए थे। सो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हमें डेफिनेटली पता चलता है कि क्षत्रियों के सेक्शन के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस तरीके से दिखाए गए हैं। पांडव जो हैं, आप ध्यान रखिए, वो जैसे भीम जो हैं, वो कहते हैं कि मैं इस इंजरी को, मैं इस एक्शन को, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसको कभी नहीं भूल सकता। जब वो कहते हैं कि कौरवों ने जब वो खेल खेला शतरंज का, और उन्होंने किस तरीके से डिमीन किया द्रौपदी को, और युधिष्ठिर जो हैं वो कहते हैं कि जब उन्होंने, शकुनी ने उनको चैलेंज कर दिया, तो ये क्षत्रिय धर्म है कि वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। और हम सबको पता है कि अगर वो रिफ्यूज किया होता तो ये सारा बैटल ही नहीं होना था। सो व्हेन यू रीड, व्हेन यू अप्रोच एन एपिक, है ना, व्हेन यू अप्रोच अ टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट, तो हमें हमारे सामने सामाजिक जो एक ताना बाना है, एक फैब्रिक है, वो हमारे सामने दिखता है। यहाँ पे महाभारत का जो एपिक है, समाज की जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सब कुछ है उसमें। उसमें जंगलों से जुड़े हुए, आश्रमों से जुड़े हुए सारे समाज हैं उसमें। रॉयल फैमिलीज को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जो वैश्य थे, है ना, वैश्य सेक्शन थे जो समाज के, उनको भी डिस्क्राइब किया गया है। गांव को, कस्बों को, जैसे हमने देखा जो शहर है, बड़े बड़े शहर, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, मिथिला, ये सारी समाज के वो हिस्से थे जो पैसे के लिए, मार्केट के लिए, कॉमर्स के लिए जाने जाते थे। तो सब कुछ हमें पता चलता है जब हम एक एपिक को पढ़ते हैं। हमें पता चलता है लोग उस टाइम पे कैसे अपनी अर्निंग करते थे, क्या था उनके पास, एग्रीकल्चर था या वो पशुओं से, जो कैटल की ब्रीडिंग है, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स रखते थे, है ना, तो कैसे उनके पास क्राफ्ट, अलग अलग क्राफ्ट्स कौन से थे, कौन से ट्रेड करते थे, इन सब से उनकी इकोनॉमी जो थी वो चलती थी। और मतलब जस्ट सी कि आप एक एपिक पढ़ के आपको पता चलता है कि उस टाइम पे भी ये दासी और दास की प्रेवलेंस था। उस टाइम पे जब हम दुर्योधन का जो एक डायलॉग है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कितना उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ ऐसा सेक्शन है सिटीज के जहाँ पे कि आप दिखावा, शो ऑफ के सम सेक्शंस होते हैं ना, लोगों में बहुत सारी सोच होती है, कुछ कहते हैं कि दिखावा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुर्योधन का वो जो डायलॉग है जहाँ पे वो कहते हैं कि देर आर 88,000 स्नातक householders whom Yudhishthir supports, each of them with 30 slave girls. So that you understand कि जब ये जो हम शो ऑफ की बात करते हैं, तो कौन है वो जो अफोर्ड कर सकते हैं विद स्लेव्स। सो दैट मीन्स जब स्लेव्स का जिक्र है तो उस टाइम के उस समाज का रियलिस्टिक पार्ट था वो। ठीक है, उस टाइम पे ये होते थे स्लेव्स। और वो जो हम हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ की बात कर रहे हैं, ये वो शहर, ये वो है जहाँ पावर थी। आई थिंक आज के लिए इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। हम इसको कल की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।